भारत का संपूर्ण इतिहास हम आज सरल तरीके से एकदम सिंपल समराइज शॉर्ट तरीके से एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो आज 2025 चल रहा है, वो हिसाब से BC 3,300 साल पहले हमारी जो है सिंधु नदी सभ्यता है, यानी कि 2000 साल ये पकड़ लें और 3,300 साल पकड़ ले ईसा के पहले का, यानी कि लगभग 5,000 साल, आज से 5,000 साल अप्रॉक्सीमेटली 5,000 साल का भारत का इतिहास है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और लगभग 1,500 BC यानी कि 1500 BC, यानी कि हम ये 2000 साल और वो 1,500 साल यानी कि 3,500 साल पहले वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन थी, जब वेद पुराण उपनिषद सारे लिखे जा रहे थे। तो ये है 3,500 साल पुराना इतिहास। और उसके बाद जो है कि लगभग 600 साल पहले यानी कि 6ठी शताब्दी में आसपास आपको वेदों के खिलाफ जो दो प्रमुख धर्म है, यानी कि या बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। उसके बाद भारत उस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें मुख्य काशी, कौशाला, कुरु, मगध, अवंती, पांचाल, गांधार, ये सब कुछ मुख्य महाजनपद थे। उस समय भारत इन महाजनपदों में बटा हुआ था। उसके बाद जो है भारत के पड़ोस में ईरान में एक बहुत बड़ा साम्राज्य का उदय होता है। आप इसे दुनिया का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य भी कह सकते हैं, जिसके प्रमुख थे साइरस द ग्रेट या साइरस द महान। ये फारस देश में ये साम्राज्य का उदय हुआ और साइरस ने फारस देश की जो सीमाएं हैं वो पश्चिम यानी वेस्ट में यूरोप के ग्रीक तक और ईस्ट में इंडिया के सिंधु नदी तक फैला दिया था। तो पहली बार पर्शियंस आक्रमण भारत पे शुरू हो गए थे सिंधु नदी के आसपास। उसके बाद जो प्रमुख तारीख है वो है सिकंदर का भारत में आना। सिकंदर जब भारत में आया था तो ग्रीक से आते हुए उसने पूरे फारस के साम्राज्य को जीतते हुए भारत के पंजाब क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहाँ अम्बी से उसका युद्ध तो नहीं होता है, अम्बी सरेंडर कर देता है। और बाद में जो पोरस है हमारे राजा, उनसे उसका युद्ध होता है। और कहा जाता है कि फिर पोरस से युद्ध करने के बाद उसमें सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर जो है वो घायल हो गया था और आगे उसकी जो सेना है, जो उसकी फ़ौज है, वो आगे बढ़ने के मूड में नहीं थी। उन्हें वापस घर जाना था, तो सिकंदर को वापस जाना पड़ा। और वापस जाते हुए वो बगदाद में जाते जाते उसका बीमारी की वजह से जो चोट लगी थी उसकी वजह से, या कुछ लोग कहते हैं कि उसके सैनिकों ने ही उसे दवा के नाम पे, उसी के मंत्रीगण, उसी के सेनापति दवा के नाम पे उसे जहर दे रहे थे और वो बगदाद वापस जाते जाते उसका देहांत हो गया। उसी समय हमारे भारत में जो उस समय जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो था मगध साम्राज्य, जिसपे जो नंदा वंशन के मतलब धननंदा उनका वहाँ पे राज्य था। और कहा जाता है कि उन्होंने एक ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था, जिसने प्रण लिया था कि इस धनानंद के राज्य को वो उखाड़ फेंकेगा। और इसमें वो सहायता लेते हैं अपने एक अनाथ बालक चंद्रगुप्त का, और उसे सारी शिक्षा दीक्षा दे के फाइनली इस काबिल बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो मगध पे जीत हासिल कर सके। और फाइनली मगध आ जाता है मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य की वहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य पूरे देश भर में मौर्य साम्राज्य जो मगध था उसे फैलाते हैं। और यहाँ तक कि जो सेल्यूकस था, जो है सिकंदर के जाने के बाद जो उसका
सेनापति था, जो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में जो अभी भी अपना कंट्रोल बनाए रखा था, उस सेल्यूकस से भी बहुत बार लड़ाई होती है। फाइनली समझौता हो जाता है और सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त की शादी भी होती है और इस तरह समझौता हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी में जैन धर्म शायद अपना लेते हैं। उसके बाद उनके बेटे जो है वो बिंदुसार, वो काम आगे जारी रखते हैं अपने जो साम्राज्य को बढ़ाने का। और उसके बाद जो है उनके पोते अशोक सम्राट भी वही काम करते हैं और भारत को जो भारत के अधिकतम हिस्से पे, अगर कुछ साउथ के थोड़े से हिस्से को छोड़ दिया जाए तो भारत के सबसे सर्वाधिक अधिकतम भूभाग पे उस समय अशोक सम्राट का आधिपत्य था। और बाद में कलिंगा के युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने साम्राज्य फैलाने का, जो बढ़ाने का काम था, उसे रोक के बौद्ध धर्म फैलाने और बढ़ाने के काम में लग गए। उसके बाद आगे चल के मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है और उन्हीं के जो सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, वो बगावत करते हैं और कब्जा कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य पे और शुंग वंश की शुरुआत होती है। शुंग वंश के बाद कण्वा वंश आता है और कण्वा वंश के बाद सतवाहना, जो दक्कन भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है, सतवाहना। और उसी समय लगभग 1 ईस्वी या 1 ईसा के आसपास बाहर से बहुत सारे आक्रमण स्पेशली सेंट्रल एशिया से हो रहे थे। उसमें प्रमुख है जो ग्रीक है, यानी कि जो यवनास है, जिन्हें कहा जाता है हिंदी में यवनास, और उसके बाद शका, और उसके बाद पहलवास और कुषाण। ये सब लोग ईरान से या मध्य एशिया से लगातार भारत में प्रवेश कर रहे थे या आक्रमण कर रहे थे। और सतवाहना जो साम्राज्य था वो करीब 200-300 साल के बाद करीब 5 हिस्से में बढ़ जाता है। और उसके जो कुछ हिस्से होते हैं जो पश्चिम के तरफ के होते हैं भारत के, वो फाइनली वो आगे चल के चालुक्य साम्राज्य बनाते हैं। और जो पूरब की तरफ के थे वो सब पल्लवा साम्राज्य का उदय होता है। और इन चालुक्य और पल्लवा के बीच में जो वो पल्लवा जो आंध्र की तरफ के थे और चालुक्य जो महाराष्ट्र कर्नाटका की तरफ थे, इनमें लगातार युद्ध आगे चलते रहता है। और फिर यहाँ पे लगभग 300 साल के बाद, यानी कि 4वीं शताब्दी में यहाँ पे भारत में गुप्ता साम्राज्य का उदय होता है, जिसके प्रमुख राजा चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद समुद्रगुप्त जी जो है हमारे बहुत भारत जो अपने गुप्ता साम्राज्य को है उसके खूब फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, इन लोगों ने काफ़ी शका, कुषाण, इनके साथ इन लोगों का काफ़ी युद्ध हुआ। उसके बाद आते हैं हमारे हर्षवर्धन का राज्य आता है। महाराजा हर्षवर्धन जो थे वो भी अपने राज्य को, उनका कनौज उनकी राजधानी थी, थानेश्वर से बाद में कनौज उनकी राजधानी बनी। और काफ़ी अपने राज्य को बढ़ाते बढ़ाते जब दक्षिण की तरफ वो बढ़े तो उनका चालुक्य जो उस टाइम दक्षिण में थे महाराष्ट्र कर्नाटका की तरफ, उनसे उनका युद्ध हुआ। और उसमें जो पुलकेशिन चाणक्य के जो राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय, उनसे हर्षवर्धन की हार होती है। और इस तरह हर्षवर्धन जो है वो दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। और बाद में जो हूनों का आक्रमण होता है, जो गुप्ता के समय में हूनों का आक्रमण हुआ था, वो हून धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्से में फैल जाते हैं। और दक्षिण में जो चालुक्य है और
उनकी लगातार युद्ध उनको करना पड़ता है पल्लवों से, जो कि भारत के पूर्वी यानी कि आंध्र प्रदेश एरिया के थे, और जो चाणक्य है, जो चालुक्य है, ये लोग महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ के थे, यानी कि पश्चिमी भारत के थे। और ये चालुक्य और जो पल्लवा है, इनके युद्ध में फाइनली जो चालुक्य है, ये इनके बीच में आ जाता है राष्ट्रकूटा, एक राष्ट्रकूटा आ जाते हैं, ठीक है, बीच में। और उस तरफ उत्तर भारत में हमारे अब 8वीं शताब्दी में लगभग अरबी आक्रमण शुरू हो जाता है, और पहला आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम सिंध राज्य पे करता है, और राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे उनके ऊपर जीत हासिल करता है, और इस तरह अरब आक्रमण भारत पे शुरू हो जाता है 8वीं शताब्दी में। और उसी 8वीं शताब्दी में जब अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था, तो भारत की स्थिति थी कि भारत में उस समय सर्वशक्तिशाली जो राज्य था वो था राष्ट्रकूटों का। और राष्ट्रकूट जो थे वो उनका राज्य दक्षिण से लेके उत्तर तक था, तो वो दक्षिण और उत्तर के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम कर रहे थे वो। और जो उत्तर में था, तो उत्तर में उनकी लड़ाई निरंतर चल रही थी प्रतिहारों से, और जो गुजरात राजस्थान साइड के थे पश्चिम भारत के, और जो पूरब भारत के थे पाला वंश या पाला साम्राज्य जो थे, उनसे उनका युद्ध हो चल। तो वहाँ पे उत्तर में भी एक त्रिपाठी युद्ध चल रहा था कनौज को लेके, स्पेशली जो प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला के बीच में युद्ध चल रहा था। और वही राष्ट्रकूटा जो दक्षिण में है वो चालुक्य से भी लड़ रहे थे, वो पल्लवा से भी लड़ रहे थे, वो पांड्या से भी लड़ रहे थे। तो दक्षिण में भी उनकी लड़ाई चल रही थी पल्लवा, पांड्या और चालुक्य से, और उत्तर में भी उनकी लड़ाई चल रही थी प्रतिहारा और पाला से कनौज को लेके। फाइनली जो कनौज पे है वो प्रतिहारों को ज़्यादा समय तक कनौज पे राज्य प्रतिहारों का ही था। उसके बाद प्रतिहार बिखर जाते हैं, निरंतर पश्चिम से अरबों का आक्रमण चलते रहता है, और प्रतिहारा पराजित होकर बिखर जाते हैं, और बहुत सारे राजपूत राज्यों का जन्म होता है पश्चिम भारत में। और जो दक्षिण में है वो राष्ट्रकूटों का पराजय होने के बाद फिर से जो है वो चालुक्य जो है वो फिर से पश्चिम में हावी हो जाते हैं, और यहाँ पे पल्लवा और पांड्या के जो युद्ध है, आपस की लड़ाई का फ़ायदा उठा के एक और साम्राज्य पावर में आ जाता है, जो है चोला साम्राज्य। और चोला साम्राज्य भी काफ़ी ताकतवर साम्राज्य बन गया, जिसके सीमाएं इंडोनेशिया, मलेशिया और उस तरफ तक फैल चुका था। काफ़ी शक्तिशाली उनके पास जो अपनी है जल सेना थी, नेवी थी। और फिर चोलों का अंत हो जाता है, और फिर से चोलों के अंत होने के बाद पांड्या जो है वो एक बार फिर से साउथ में पावरफुल हो जाते हैं, और फाइनली पांड्या जो है वो इवन होयसालास को भी पराजित करके पूरे दक्षिण पे ऑलमोस्ट पांड्या का जो होते हैं उनका राज्य हो जाता है। और ये पांड्या आगे चल के विजयनगर की साम्राज्य में भी ढल जाते हैं। और यहाँ पे और उत्तर में तब लगातार प्रतिहारों और पाला और राष्ट्रकूटा के ख़त्म होने के बाद उत्तर में जो है जो अरबों का, तुर्कियों का आक्रमण शुरू हो जाता है, और लगभग 1011 यानी कि 11वीं जो शताब्दी है उसमें गजनी का पहला आक्रमण होता है, जो सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करता है। उसके बाद गजनी के बाद घोरी का आक्रमण होता है, और घोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो आखिरी दिल्ली के राजपूत राजा थे उनको हरा देता है। और वहाँ से फिर गौरी जाते वक्त अपने गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के तख्त पे बिठा के जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है भारत में गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो जिसने कुतुब मीनार का काम शुरू किया था बनाने का।
कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम जो है इल्तुमिश, वो दिल्ली के तख्त पे बैठता है। उसके बाद कोई काबिल बेटा ना होने की वजह से वो अपनी बेटी रजिया को बिठाता है, लेकिन रजिया का कत्ल हो जाता है कुछ ही सालों में, और उसी के दरबारी उसका कत्ल करवा देते हैं। फिर उसका भाई तख्त पे बैठता है, और फाइनली जो है उसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका प्रमुख वंश शुरू होता है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है जिसे हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो अपने सेनापति जो मलिक कफूर है उसके ज़रिए पूरे भारत के हिस्से पे अपना कंट्रोल कर लेता है, पूरे भारत पे उसका नियंत्रण हो जाता है। साउथ के भी सारे जो उस समय जो राज्य थे उन पे भी उनका आधिपत्य हो जाता है। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी को देखा जाए तो एक तरह से पूर्ण भारत पे या संपूर्ण भारत पे उसका राज्य हो गया था। क्या तो खिलजी सल्तनत काफ़ी कामयाब था। उसके खिलजी के बाद आते हैं तुगलक। तुगलक में जो है घियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक काफ़ी गलत डिसीजन लेने के लिए जाना जाता है। वो राजधानी ही शिफ्ट कर देता है देवगिरी दौलताबाद में, तो फिर कभी गलत गलत बहुत सारे उसने डिसीजन लिए थे, और काफ़ी उस समय सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, और बहुत सारे जो रजवाड़े थे उन्होंने अपना बगावत करके अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था। स्पेशली जैसे साउथ में फिर से साउथ में विजय एम्पायर खड़ा हो गया था, और शिया मुसलमानों ने अपना एक दक्कन में बहमानी सल्तनत खड़ा कर लिया था। जो हसन गंगू है उसने खड़ा कर लिया था, और जो विजय एम्पायर है वो हरिहर और बुक्का ने विजय एम्पायर स्थापित कर लिया था। तो मोहम्मद तुगलक के बाद उसका जो भाई है फ़िरोज़ तुगलक आता है। फ़िरोज़ तुगलक जो है वो संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सल्तनत इतना कमज़ोरी होते जा रही थी। उसके बाद तुगलकों के बाद फिर आता है लोधी। लोधी में जो है वो सिकंदर लोधी तक तो ठीक था, उसके बाद लेकिन जो इब्राहिम लोधी आ जाता है उससे बहुत सारे उसके अपने ही लोग खुश नहीं थे, और नतीजा हुआ उसका खुद का चाचा दौलत खान जो था पंजाब का गवर्नर, वो काबुल से बाबर को न्योता देता है कि आइए भैया भारत पे आक्रमण कीजिए और इस सल्तनत को ख़त्म कीजिए। और फाइनली 1526 में बाबर जो है वो भारत पे आक्रमण करता है, और पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और जिसपे बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी से जीत जाता है। और उस युद्ध के बाद से दिल्ली पे जो है वो मुग़ल जो साम्राज्य है, जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़लिया सल्तनत जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। मुग़ल में बाबर के बाद फिर उसका बेटा हुमायूं आता है। कुछ पल के लिए हुमायूं शेर शाह सूरी से हार जाता है और राज छोड़ के भागना पड़ता है, लेकिन वापस आता है और अपने राज्य को जीतता है। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आता है। अकबर को काफ़ी सहनशील और काफ़ी जो है धर्म के लिए अपने कट्टर नहीं था वो, और सब धर्मों को साथ में ले जाने वाला ऐसा माना जाता है, और सहिष्णु था काफ़ी। और उसी समय बाबर के समय ही हमारे सिखों के गुरु नानक थे। हुमायूं के समय में भी गुरु अंगद थे, गुरु अंगद, और उसके बाद गुरु रामदास थे, अमरदास और रामदास थे। तो वहाँ तक तो अकबर के ज़माने तक तो गुरुओं से काफ़ी अच्छा रिश्ता था। उसके बाद अकबर के बाद जब आता है उसका, जिसे अकबर नालायक मानता था अपने जिस बेटे को, सलीम जिसे कहा जाता है, वो बनता है सम्राट, और जो जिसका नाम हम जानते हैं जहांगीर के रूप में हम उसे जानते हैं। तो जहांगीर जो है वो सिखों के गुरु जो है अर्जुन देव जी है, उनका कत्ल कर देता है।
जिसकी वजह से सिख सारे काफ़ी मुग़लों से नाराज़ हो जाते हैं। और जहांगीर जो है उसका दूसरा था कि उसका जो किसी प्यार में पड़ गया था अपने ही किसी दरबारी के बेटी से, जिसे वो बाद में नूरजहाँ कहता था। अब नूरजहाँ ही जो थी वो कहा जाता है कि पूरा दरबार वही चलाती थी। अब उसके वजह से क्या हो रहा था कि जो जहांगीर का बेटा था, जो पहले जो बेटा जो बीवी का बच्चा था, यानी कि जो ये अपना शाहजहाँ जो था वो काफ़ी दुखी था कि कहीं मुझे गद्दी ना मेरी हाथ से चली जाए। जिस तरह से जहांगीर नूरजहाँ के प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ है और जिस तरह दरबार पूरा नूरजहाँ चला रही है, तो फिर किसी तरह शाहजहाँ अपना दिमाग लगा के भाई नूरजहाँ के जो भाई की बेटी है उसी से शादी कर लेता है। और अपने ही नूरजहाँ अपने ही भाई से हार जाती है और फाइनली उसे शाहजहाँ को ही सम्राट बनाना पड़ता है। शाहजहाँ जो है वो काफ़ी अपनी बीवी जो है मुमताज़ महल उससे प्यार करता था और उसी की याद में वो ताजमहल बनाता है, जिसमें 20 साल जिसमें लग जाते, काफ़ी पैसे खर्चे हो जाते। अब शाहजहाँ के जो बेटे थे वो आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे। उसमें शाहजहाँ का जो सबसे ख़ास बेटा था वो था अपना दारा शिकोह, और जो बेटा उसे नहीं पसंद था वो था औरंगजेब। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब की दारा शिकोह पे जीत होती है और औरंगजेब कहा जाता है कि अपने ही बेटे, अपने ही मतलब पिताजी को, शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट करके एक जेल में डाल के ताजमहल देखने के लिए छोड़ देता है और अपने बड़े भाई दारा शिकोह की जो सिर है उसको काट के अपने ही बाप को पेश करता है, अपनी जिससे औरंगजेब की क्रूरता हमें पता चलती है। और औरंगजेब ने तो ना सिर्फ अपने बाप और भाई बल्कि अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा जो उसके खिलाफ बगावत किए। अब जो हमारे अकबर के समय जो राजपूत से जिनकी लड़ाई होती थी वो थी, अकबर ने राजपूतों से ऐसे तो अपना बहुत अच्छा रिश्ता बना लिया था। एक महाराणा प्रताप से उनका कभी नहीं जमता था। महाराणा प्रताप से उनका मरते दम तक लड़ाई चला। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। फिर भी कहा जाता है कि अकबर ने तो राजपूतों से बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखा था, सिखों से अच्छा रिश्ता बना के रखा था। लेकिन अब जो फ़िलहाल है रिश्ते सब खराब हो चुके हैं। औरंगजेब जो है वो सिखों के गुरु तेग बहादुर का बुरी तरह हत्या कर देता है। फिर यहाँ पे सिख उससे नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो राजपूत है उसमें भी जो महाराणा प्रताप के जो वंशज थे, राजा राणा जसवंत, वहाँ पे भी राणा जसवंत को भेज देता है काबुल कंदहार की तरफ लड़ने के लिए। और वहाँ पे जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उसके बेटे जो है वो राणा अजीत को भी राजा मानने से इनकार कर देता है। वहाँ पे भी राजपूतों को वो नाराज़ करता है। और जो दूसरे राजपूत जैसे जय सिंह थे जयपुर के, वो सब भी काफ़ी नाराज़ी थे उससे, उसकी नीतियों से, जो कट्टर धर्मान था औरंगजेब। और यहाँ पे जो मराठा है यहाँ पे एक दक्कन में एक मराठा जो उठ खड़ी हुई थी स्वराज्य के लिए, एक बहुत बड़ा जंग छेड़ दिया था मराठों ने। उसमें शिवाजी जो थे, जो बाबाजी के बेटे मालोजी के बेटे शाहजी, जो शायद आदिल शाह के लिए काम करते थे और सरदार थे उनके, और शाहजी के जो बेटे थे वो शिवाजी थे, जो जिन्होंने ये स्वराज्य की स्थापना के लिए दक्कन में यानी कि महाराष्ट्र में एक जंग की शुरुआत की उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़। और जितने भी इस तरफ आदिल शाह, निज़ाम शाह, कुतुब शाह थे उनके ख़िलाफ़ भी। तो शिवाजी ने औरंगजेब को काफ़ी परेशान किया। औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेज के बड़े चालाकी से शिवाजी संभाजी को बुला के फिर आगरा के
उन्हें आगरा के जेल में डाल देता है। और फिर किसी तरह शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज वहाँ से प्रसाद के टोकरी में या फलों की टोकरी में बैठ के वहाँ से किसी तरह वहाँ से वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद फिर शिवाजी अपने आप को छत्रपति घोषित करते हैं, अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और 1680 में बहुत कम उम्र में ही शिवाजी का निधन हो जाता है। उसके बाद जो औरंगजेब का बेटा है, जो उसके खिलाफ बगावत किया था, अकबर, वो भाग के आ जाता है, राजपूतों के पास पनाह मांगता है। फिर राजपूतों से बाद में आके यहाँ पे संभाजी के पास पनाह मांगता है और संभाजी उसे पनाह देते हैं। उसकी वजह से औरंगजेब दक्कन की तरफ आता है और संभाजी को पकड़ के उन्हें बहुत यातनाएं देता है, बहुत टॉर्चर करता है। और संभाजी की मृत्यु के बाद 1707 के आसपास औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल सल्तनत है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब के खुद के ही जो बच्चे हैं वो आपस में तख्त के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। और जो राजपूत थे और मराठा थे, जो सिख थे, इस समय सब मुग़लों के ख़िलाफ़ थे। इवन जो खुद मुग़ल गवर्नर थे या जो निज़ाम थे, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी उसी समय। जैसे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, सबनों ने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और इसके वजह से जो गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह बैठता है गद्दी पे अपने औरंगजेब के बाद। और बहादुर शाह जो है वो सिखों से दोस्ती करने की फिर से कोशिश करता है। सारे जो रिश्ते ख़राब कर दिए थे औरंगजेब ने, वो फिर से बनाने की कोशिश करता है। सिखों के गुरु जो है, आखिरी गुरु जो है उनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको अपने साथ लेके यहाँ नांदेड़ तक आ जाता है। और नांदेड़ में ही गुरु गोविंद जी के ऊपर हमला होता है, कोई मुग़ल गवर्नर उनके ऊपर हमला करवा देता है। और फाइनली गुरु गोविंद जी का निधन हो जाता है, जो आखिरी गुरु थे। इस तरह जो गुरुओं की परंपरा थी, जो गुरु नानक जी से शुरू हुई थी, गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद जी के बाद गुरु अमरदास जी, उसके बाद गुरु रामदास जी, उसके बाद गुरु अर्जन देव जी, उसके बाद गुरु हरगोविंद जी, उसके बाद गुरु हर राय जी, उसके बाद जो गुरु हरकिशन जी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद जी। और आखिरी में उसके बाद जो उनकी किताब थी, जो धार्मिक किताब है, उसी को वो गुरु मानते हैं, जिसमें सारी गुरुवाणियाँ लिखी गई है। तो उसके बाद गुरु गोविंद जी के बाद जो उनके जो सेनापति थे, जो बंदा बैरागी, उन्होंने जंग मुग़लों के ख़िलाफ़ जारी रखा। और बहादुर शाह के बाद मुग़ल तख्त पे जहंदर शाह, और जहंदर शाह के बाद फ़ारुख शियार बैठता है। और फ़ारुख शियार जो है वो बंदा बैरागी को कैद कर लेता है और उन्हें बहुत यातनाएं देता है, बंदा बैरागी को। और फिर से सिखों को नाराज़ कर देता है। और फ़ारुख शियार, और इस तरफ यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है वो संभाजी के बाद उनके बेटे शाहू जी, संभाजी के भाई राजाराम बैठते हैं, छत्रपति बनते हैं। राजाराम के बाद जो उनकी वाइफ है ताराबाई, वो राज करती है। और जब साहू जी आते तो उनको अपनी ही जो चाची है ताराबाई, उनके साथ बहुत अपने तख्त के लिए बहुत ही उनसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। और फाइनली बंटवारा हो जाता है मराठा साम्राज्य का सतारा और कोल्हापुर के बीच में। तो साहू जी महाराज जो थे, साहू जी महाराज के बाद सारी जो पावर थी छत्रपति की, वो ज़्यादातर पावर सारा जो है वो पेशवाओं के पास चली जाती है। और पेशवाओं में जो पहले पेशवा प्रमुख थे, वो थे जिन्होंने साहू जी को छत्रपति बनाने में काफ़ी सहयोग किया था। वो थे
बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बने उनके बेटे बाजीराव, और उसके बाद जो बने वो बालाजी बाजीराव के बाद जो बने वो उनके बेटे माधवराव के बाद जो बने उनके भाई नारायण राव की हत्या उनके ही चाचा रघुनाथ राव करके पेशवा बन जाते हैं। तो जल्दी ही वो हटा दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है जो सवाई माधवराव है उनको पेशवा बनाया जाता है। उसके बाद फिर रघुनाथ राव के ही बेटे जो बाजीराव द्वितीय है वो बनते हैं पेशवा, जो तब तक 1818 में वो अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लेते हैं और मराठा साम्राज्य का अंत कर देते हैं। उसके बाजीराव के कोई बेटे नहीं थे, तो नाना साहेब जो थे उनको उन्होंने गोद लिया हुआ था। तो ये तो था मराठा छत्रपति और पेशवा की जो क्रोनोलॉजी थी। तो गुरुओं की क्रोनोलॉजी आपको मैंने समझा दिया कि अब यहाँ पे जो बंदा बैरागी है जी, उनके हत्या के बाद जो है बंदा बैरागी के बाद जो काफ़ी पंजाब में सिखों ने अपना आंदोलन किया और बहुत सारे राज्य बनाए, और उस सारे राज्यों को एकत्रित करने का काम किया राजा रंजीत सिंह ने। और 1800 के आसपास जब मराठा साम्राज्य 1818 में ख़त्म हो गया था, उसके 1800 के आसपास सिखों का राज्य स्थापित करते हैं रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह के बाद उनके बेटे खड़क सिंह के बाद उनके बेटे नवनिहाल सिंह के बाद जो है उनके बेटे शेर सिंह और दिलीप सिंह, और उसके बाद फिर वो जो है सिख साम्राज्य भी ब्रिटिश के अधीन आ जाता है। तो यहाँ पे सिख साम्राज्य, मराठा साम्राज्य सारे ब्रिटिश के अधीन आ जाते हैं। ब्रिटिश जो थे वो हमारे देश में अब देखा जाए तो जब बाबर आया था 1526 में, जब बाबर आया था इब्राहिम लोदी से जब युद्ध हुआ था पहला पानीपत का युद्ध, उसके भी पहले यानी कि 1498 में बाबर से पहले यूरोपियन जो था पुर्तगाली वास्को द गामा वो भारत आ चुका था। और जो था उसके पहले भी कुछ भारत पे जो प्रमुख आक्रमण हुए थे वो जो थे वो तैमूर आया था। तुगलक के बाद जो था वो तैमूर आया था। तुगलकों का जब वंश खत्म हुआ था उसके बाद तैमूर आया था जो भारत पे आक्रमण किया था, और मुग़ल तो पहले से ही लगातार आक्रमण कर ही रहे थे। तो तैमूर जो था वो पहला मुग़ल था जो दिल्ली पे खूब कत्लेआम मचाता है और अपने किसी वजीर को छोड़ के चले जाता है। वो सैयद वंश कुछ सालों तक चलाता है। तो नादिर शाह एक बहुत बड़ा जो था तैमूर जो था, एक तैमूर का बहुत बड़ा आक्रमण था। और मुग़ल के समय में जो सबसे बड़ा आक्रमण था वो था नादिर शाह का काफ़ी बड़ा आक्रमण था। नादिर शाह के बाद जो था पानीपत तीसरी जो युद्ध हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया था, और अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया था उस टाइम मराठा के जो पेशवा थे बाजीराव जो है वो बाजीराव उन्होंने भेजा था अपने भाई सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव अपने बेटे को भेजा था, जो पानीपत में बुरी तरह मराठों की हार हुई थी अहमद शाह अब्दाली के हाथों से, क्योंकि कोई सहयोग नहीं मिला था उन्हें उत्तर में। एक तरह से वो ट्रैप में फंस गए थे। तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, और यहाँ पे तो सिखों के बारे में बता दिया आपको मैंने, मुग़ल के बारे में बता दिया, जो दिल्ली सल्तनत था वो मैंने बता दिया, मराठा साम्राज्य में छत्रपति और पेशवा की मैंने क्रोनोलॉजी आपको बता दी। और यहाँ से फिर एक 1857 में है जो एक कल्मिनेशन होता है, जो मतलब मुग़लों के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, और मराठों के जो जिसे हम आखिरी पेशवा कह सकते हैं नाना साहेब। तो मराठों के आखिरी पेशवा नाना साहेब, मुग़लों के आखिरी बादशाह जो थे बहादुर शाह जफ़र, और
ब्रिटिश सेना में जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, जैसे मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और जो हमारे नाना साहब के सेनापति थे तात्या तोपे, और बाकी बहुत सारे लोगों ने मिल के पूरे भारत भर में आज़ादी की पहली जो लड़ाई जिसे हम कहते हैं 1857 की पहली लड़ाई हम जिसे मानते हैं, तो उसमें सब मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को ही फाइनली जीत होती है, और जो भारत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के चले जाता है अपने इंग्लैंड की महारानी के डायरेक्ट कंट्रोल में चले जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्रिटिश का राज पूरे भारत पे हो गया, और यहाँ से फिर 1857 के बाद फिर उसके कुछ सालों के बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी में 1920 तक जो थे लोकमान्य तिलक का राज्य था, मतलब उन्हीं की चलती थी। और उसके बाद 1920 से जब तिलक जी का निधन हो जाता है, तो उसके बाद से महात्मा गांधी का ईरा स्टार्ट होता है, और वही फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिसोबीडियंस मूवमेंट, यही सब गांधी जी सत्याग्रह के अपने सारे मूवमेंट चलाते हैं। और 1905 में जब बंगाल का बंटवारा होता है, वो बंगाल हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वो बंगाल के बंटवारे से ही वहीं पे न्यू अंग्रेज़ डाल देते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का। वहीं पे 1905 के बाद मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग के कुछ सालों के बाद उसके विरोध में हिंदू महासभा बनती है, और ऐसे सब जो है कांग्रेस की जो सेक्युलर नीति जो है वो उसका हमेशा मुस्लिम लीग ने जिन्ना ने विरोध किया, इवन हिंदू महासभा ने भी विरोध किया। और फाइनली देश को 1947 में, मतलब जब विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो 1945 में ख़त्म हुआ, यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, और डिसाइड हुआ कि भैया जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों ने, यूरोपियन देशों ने जहाँ जहाँ पे अपनी बस्तियाँ कॉलोनी बनाई है, उन देशों को आज़ाद किया जाए। और प्लस भारत के जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे, उन्होंने भी सब बगावत शुरू कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी के जो चलाई थी उन्होंने जो हिंद सेना चलाई थी, और बहुत सारे और कारण की वजह से फाइनली अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भाई हम भारत छोड़ के जा रहे हैं 1947-48 तक। लेकिन जाते जाते भाई वो अपना जो आग लगाए थे बंगाल बंटवारा के समय में, वो उसका परिणाम आता है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनली बंटवारा होता है, और 1947 में जो भारत हमारा आज़ाद होता है। और भारत आज़ाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, 17 साल तक वो रहते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद कुछ 13 दिन के लिए गुलजारी नंदा, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आती है। फिर जो उनका सिखों के द्वारा उनका हत्या कर दिया जाता है 1984 में, और उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद विश्वनाथ सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर बनते हैं प्रधानमंत्री, और चंद्रशेखर के बाद जो है उसके बाद नरसिम्हा राव बनते हैं। नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देवगौड़ा बनते हैं, इंद्र गुजराल बनते हैं, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह के 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी बनते हैं प्रधानमंत्री। उनका ऑलरेडी 10 साल हो चुका है, और अभी 2024 के चुनाव में वो फिर जीते हुए, तो शायद 2029 तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो हमने देखा भारत का पूरा इतिहास का क्रोनोलॉजी हमने देखा शॉर्ट में। इसमें हमने देखा कि भारत में हमेशा जो है बाहर से लोग आते गए हैं, और यहाँ पे कोई अपना राज्य बनाया, कोई अपना साम्राज्य बनाया। हमने देखा कि कैसे पहले कभी आर्य आए, तो कभी जो है ग्रीक आए यानी कि यूनानी आए, और फिर कभी शका आए, कभी जो है पल्लवाज आए यानी फिर कुशान्स आए, और अलग अलग स्पेशली जो मध्य एशिया है वहाँ से लोग
आते हैं, भारत में आते रहते हैं कंटिन्यू। जो भारत के 2 दरवाजे हैं, जो पहाड़ के बीच में जो 2 दर्रा है, एक हिंदू कुश में जो खैबर दर्रा है और जो बोलान दर्रा है, वो 2 गेट है इंडिया के अंदर घुसने का। तो सेंट्रल एशिया के ही लोग जो है स्पेशली उन्हीं के पास अच्छे घोड़े हैं, तो वो अपने घोड़ों के जरिए अक्सर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और सेंट्रल एशिया के ये जो चरवाहे हैं, स्पेशली जो नोमैड्स हैं, ये अलग अलग कबीले जो है, वो जब भी उन्हें कोई सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम आता है तो वो ईरान की तरफ, इंडिया की तरफ बढ़ते हैं और इसी 2 दरवाजे से, यानी कि खैबर दर्रा और बोलान दर्रा, जो 2 गेट है इंडिया में प्रवेश करने का, वहीं से सेंट्रल एशिया से लगातार भारत में आते रहते हैं। तो जो भी भारत में आया, भारत ने उनका स्वागत किया, भारत में वो घुल मिल गए, भारत के ही हो गए। तो भारत, इवन पारसी भी है, अभी भी आप देख सकते हैं, टाटा से लेके हमारे सबसे बड़े उद्योगपति टाटा भी स्वयं पारसी है। तो पारसी जो है वो अभी तक अपना धर्म, जो प्राचीन धर्म है, उसी का वो लोग पालन कर रहे हैं। हमने तो उन्हें इतनी उनके जो धर्म को है हमने बचाने की कोशिश की है, जो स्वयं ईरान में नहीं बच पाया, लेकिन भारत में भी वो बचा हुआ है। तो भारत हमेशा सब जो भी आए गले लगाया है भारत में, और भारत ने सबको अपना बनाया है। तो ये पूरा भारत का इतिहास है, जिसे किसी धर्म के नज़र से या नहीं देखना चाहिए, या किसी वर्ग के नज़र से नहीं देखना चाहिए, बस एक एज इंसान के नाते देखना चाहिए। जो भी आए, जो सब हमारे ही पूर्वज है, जिन्होंने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, हमारे ही पूर्वज थे। जो अच्छा किया उनसे हमें सीखना है, और जिन्होंने भी बुरा किया या गलती की उससे भी सीखना है कि ये गलती हम वापस से ना दोहराए, और अपने देश को जो पहले सोने की चिड़िया थी, वैसे ही सोने की चिड़िया हम फिर से बनाने में जो भी अपना योगदान दे सके, जिस स्तर पे भी अपना योगदान दे सके, हम योगदान दें। और योगदान देने के लिए हमें ज़रूरी है कि अपने देश का इतिहास हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास नहीं पता होगा तो हम खुद इतिहास बन जाएंगे। तो इतिहास की जानकारी सभी भारतीयों को होना चाहिए, अपने पूर्वजों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, और अपने पूर्वजों से हम जितना सीख सकें। तो हिस्ट्री से हमें ये सीख मिलती है, ताकि हम अपने प्रेजेंट को और बेहतर बना सकें, और फ्यूचर की भी हम, भविष्य की भी हम नींव डाल सकें।